क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, फिर भी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कई बेहद तेज दिमाग वाले लोग भी रिश्तों, काम और फैसलों में बार बार उलझ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? सच ये है कि जिंदगी में सफलता सिर्फ आईक्यू यानी दिमाग की तेजी से तय नहीं होती, बल्कि एक और ताकत है जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीख जाए और दूसरों की भावनाओं को भी सही तरीके से महसूस कर पाए, तो हमारी जिंदगी, रिश्ते और करियर तीनों पूरी तरह बदल सकते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे एक बेहद प्रभावशाली किताब, इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन, जो हमें सिखाती है कि असली सफलता का राज दिमाग नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के सही संतुलन में छिपा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस मशहूर मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जिसने पूरी दुनिया में सफलता और बुद्धिमत्ता को देखने का नजरिया बदल दिया। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत सरल है। आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितना समझते और संभालते हैं। किताब बताती है कि अगर हम गुस्सा, डर, ईर्ष्या और तनाव जैसी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं और साथ ही सहानुभूति और समझदारी को विकसित करें, तो हम न सिर्फ अच्छे इंसान बन सकते हैं, बल्कि बेहतर नेता, बेहतर दोस्त और बेहतर परिवार के सदस्य भी बन सकते हैं। तो आइए इस किताब के 5 शक्तिशाली विचारों को कहानी की तरह समझते हैं। अध्याय 1, भावनाओं का असली विज्ञान। कल्पना कीजिए, सुबह आप बिल्कुल सामान्य मन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक कोई छोटी सी घटना आपके पूरे मूड को बदल देती है। किसी ने रास्ते में कुछ गलत कह दिया, ऑफिस में किसी ने आपकी मेहनत की कद्र नहीं की, या घर पर किसी बात को लेकर बहस हो गई, और देखते ही देखते आपका शांत दिमाग गुस्से, दुख या तनाव से भर जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर 2 अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। एक है सोचने वाला दिमाग, जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है और समझदारी से निर्णय लेता है, और दूसरा है भावनात्मक दिमाग, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। भावनात्मक दिमाग बहुत तेज होता है। ये पल भर में निर्णय ले लेता है। जब भी हमें खतरा, अपमान या डर महसूस होता है, ये तुरंत सक्रिय हो जाता है। वैज्ञानिक भाषा में दिमाग के इस हिस्से को अमिगडाला कहा जाता है। इसका काम है हमें खतरे से बचाना। पुराने समय में ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इंसान को जंगल में शिकारियों से बचना पड़ता था। मान लीजिए, हजारों साल पहले कोई इंसान जंगल में चल रहा था और अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। अगर वो खड़ा होकर सोचने लगता कि ये हवा है या कोई जानवर, तो शायद वो खतरे में पड़ जाता। इसलिए उसका भावनात्मक दिमाग तुरंत उसे भागने के लिए तैयार कर देता था। यानी भावनाएं हमें बचाने के लिए बनी थी। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। आज हमारे सामने शेर या भालू नहीं आते, बल्कि परिस्थितियां अलग तरह की होती है। आज हमें खतरा महसूस होता है जब कोई हमें अपमानित करता है, जब कोई हमारी आलोचना करता है, या जब हमें लगता है कि लोग हमें समझ नहीं रहे। ऐसे समय में वही पुराना भावनात्मक सिस्टम सक्रिय हो जाता है, और कई बार हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। इसी स्थिति को डैनियल गोलमैन भावनात्मक अपहरण कहते हैं। भावनात्मक अपहरण का मतलब है जब भावना अचानक हमारे सोचने वाले दिमाग पर कब्जा कर लेती है। उस समय हम तर्क से नहीं, बल्कि भावना से प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, एक कर्मचारी कई दिनों से मेहनत करके एक प्रोजेक्ट तैयार करता है। वो उम्मीद करता है कि उसके बॉस उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन मीटिंग में बॉस कहते हैं, ये काम उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। उस पल कर्मचारी के अंदर निराशा और गुस्सा पैदा हो जाता है। अगर वो तुरंत प्रतिक्रिया दे दे, तो शायद वो कह दे,
आपको मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ देर बाद जब उसका दिमाग शांत हो जाता है, तब उसे एहसास होता है कि शायद बॉस सिर्फ काम को बेहतर बनाना चाहते थे। यही फर्क है भावनात्मक प्रतिक्रिया और समझदारी भरे जवाब में। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि हर भावना के पीछे एक संकेत छिपा होता है। भावना हमें कुछ बताने की कोशिश करती है। गुस्सा हमें बताता है कि कुछ गलत हो रहा है, डर हमें सावधान करता है, दुख हमें यह महसूस कराता है कि कोई चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन अगर हम भावनाओं को समझे बिना ही प्रतिक्रिया दे दें, तो वही भावना हमारे रिश्तों और फैसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है अपनी भावनाओं को पहचानना। जब आप अपने अंदर उठ रही भावना को पहचान लेते हैं, तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप उसके मालिक बन जाते हैं। मान लीजिए आपको अचानक बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर आप खुद से ये कह सके, इस समय मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप उस भावना को देख रहे होते हैं, उसमें बन नहीं रहे होते। यही जागरूकता धीरे धीरे आपके अंदर नियंत्रण पैदा करती है। एक छोटा सा अभ्यास इसे समझने में मदद कर सकता है। जब भी आपको कोई तीव्र भावना महसूस हो, जैसे गुस्सा या चिंता, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यह छोटा सा विराम आपके भावनात्मक दिमाग और सोचने वाले दिमाग के बीच संतुलन बना देता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप पहले की तरह जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बल्कि समझदारी से जवाब दे रहे हैं। और यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। जब इंसान अपनी भावनाओं को पहचानना सीख जाता है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। उसके फैसले बेहतर हो जाते हैं, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, और वो हर परिस्थिति में अधिक शांत और संतुलित महसूस करता है। क्योंकि आखिरकार असली ताकत सिर्फ तेज दिमाग में नहीं होती। असली ताकत इस बात में होती है कि जब भावनाएं उठें, तभी हम खुद को समझ सकें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अध्याय 2, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपके अंदर गुस्सा, निराशा या चिंता पैदा कर देती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा गर्म महसूस होने लगता है और मन करता है कि तुरंत कुछ कह दिया जाए या प्रतिक्रिया दे दी जाए। हम सब ने ऐसे पल कई बार महसूस किए हैं, कभी परिवार में बहस के दौरान, कभी काम के दबाव में, और कभी किसी की कही हुई बात से। यहीं से शुरू होती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की दूसरी महत्वपूर्ण क्षमता, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं है कि हम भावनाएं महसूस ही न करें। इंसान होने का मतलब ही है भावनाएं महसूस करना। गुस्सा, दुख, डर, खुशी, ये सब जीवन का हिस्सा है। असल बुद्धिमत्ता इस बात में है कि जब भावना उठे, तब हम उसके साथ क्या करते हैं। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं को संभालना सीख लेते हैं, वे मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलित बने रहते हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं। मान लीजिए एक कार्यालय में 2 सहकर्मी काम कर रहे हैं। दोनों ने बहुत मेहनत से एक प्रस्तुति तैयार की है, लेकिन बैठक में उनके वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि काम अभी और बेहतर हो सकता था। पहला व्यक्ति तुरंत आहत महसूस करता है, उसके मन में गुस्सा आ जाता है। वो सोचने लगता है, इतनी मेहनत के बाद भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति भी वही बात सुनता है, लेकिन वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो शांत रहता है और मन ही मन सोचता है, शायद इसमें सुधार की गुंजाइश है। अगर मैं इसे और बेहतर कर दूं तो परिणाम और अच्छा होगा। दोनों ने एक ही स्थिति का सामना किया, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग थी। यही अंतर है भावनाओं के नियंत्रण का। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वे हमारे फैसलों पर हावी हो जाती है। हम ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं
जो लंबे समय में हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को समझकर संभालना सीख लेते हैं तो वही परिस्थिति हमारे लिए सीख बन जाती है। भावनाओं को नियंत्रित करने की शुरुआत होती है रुकने की आदत से। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, चाहे गुस्सा हो या डर, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा विराम हमारे दिमाग को शांत होने का मौका देता है। एक सरल तरीका है गहरी सांस लेना। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है, दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है और दिमाग साफ सोचने लगता है। इसके बाद आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या मेरी ये प्रतिक्रिया सच में सही होगी? अक्सर इस सवाल का जवाब हमें सही दिशा दिखा देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनाओं को दबाना भी सही समाधान नहीं है। अगर हम बार बार अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं तो वे अंदर ही अंदर जमा होती जाती है और एक दिन अचानक फट पड़ती है। इसलिए भावनाओं को समझना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी बात से दुख हुआ है तो शांत तरीके से अपनी बात कहना बेहतर है, बजाय इसके कि आप गुस्से में प्रतिक्रिया दें। जब हम शांत मन से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो सामने वाला भी हमें बेहतर समझ पाता है। भावनाओं को नियंत्रित करने का एक और तरीका है अपने विचारों को बदलना। कई बार स्थिति उतनी खराब नहीं होती जितनी हम अपने मन में बना लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें कठोर शब्द कह देता है तो हम तुरंत ये मान लेते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वो खुद किसी तनाव से गुजर रहा हो। जब हम परिस्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं तो हमारी भावनाएं भी बदलने लगती हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हम पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होते। हम अधिक धैर्यवान और संतुलित बन जाते हैं और यही गुण जीवन के हर क्षेत्र में हमारी मदद करते हैं, चाहे वो परिवार हो, काम हो या समाज। क्योंकि अंत में मजबूत वही नहीं होता जो कभी गुस्सा नहीं होता। मजबूत वो होता है जो गुस्से के क्षण में भी खुद को संभालना जानता है और समझदारी से आगे बढ़ना चुनता है। अध्याय 3, खुद को प्रेरित करने की कला। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, अलार्म बजता है, बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है। मन कहता है थोड़ी देर और सो लेते हैं, लेकिन उसी क्षण भीतर से एक दूसरी आवाज उठती है, नहीं, उठो, आज का दिन तुम्हारे सपनों की ओर एक कदम हो सकता है। यही अंदर की आवाज, यही ऊर्जा, यही शक्ति है खुद को प्रेरित करने की कला। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी भावनाओं को ऐसी दिशा देना जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि रास्ता आसान नहीं होता। कभी असफलता मिलती है, कभी आलोचना, कभी निराशा। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि मन हार मानने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर कठिनाई के बाद भी फिर से खड़े हो जाते हैं। वे गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, वे रुकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। इन लोगों की खासियत सिर्फ प्रतिभा नहीं होती, उनकी असली ताकत होती है उनकी आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब है वो ऊर्जा जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ इनाम या प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य के लिए काम करता है, तब उसके अंदर असली प्रेरणा पैदा होती है। मान लीजिए एक विद्यार्थी की कहानी। वो कई बार परीक्षा में असफल हो जाता है। आसपास के लोग कहते हैं शायद ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन उस विद्यार्थी के भीतर एक विश्वास होता है कि अगर वो लगातार प्रयास करता रहा तो एक दिन वो सफल होगा। वो हर असफलता से सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और फिर से प्रयास करता है। धीरे धीरे वही विद्यार्थी आगे बढ़ने लगता है और एक दिन वही लोग जो पहले उस पर संदेह करते थे उसकी सफलता की सराहना करने लगते हैं। ये जादू किसी चमत्कार से नहीं होता, ये जादू होता है लगातार प्रेरित रहने की क्षमता से। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है
कि हम अपनी भावनाओं को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें असफलता मिलती है तो दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, हम निराश हो जाए और मान ले कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। दूसरा रास्ता, हम उस असफलता को सीख में बदल दें। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही आगे बढ़ते हैं। खुद को प्रेरित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना। जब हमें पता होता है कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, तब मुश्किल समय में भी हम टिके रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई खिलाड़ी हर दिन सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करता है, तो इसका कारण सिर्फ अभ्यास नहीं होता, उसके मन में एक सपना होता है, एक दिन बड़ी प्रतियोगिता जीतने का। वही सपना उसे हर दिन मेहनत करने की ताकत देता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई उद्देश्य हो तो रास्ते की कठिनाइयां हमें रोक नहीं पाती। एक और महत्वपूर्ण बात है आशा बनाए रखना। जब परिस्थितियां कठिन हो जाए तब भी ये विश्वास रखना कि आगे बेहतर अवसर आ सकते हैं, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आशावादी लोग चुनौतियों को समस्या नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं, ये स्थिति मुझे कुछ नया सिखा सकती है। धीरे धीरे ये सोच हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। हम हर कठिनाई में भी सीख ढूंढने लगते हैं। खुद को प्रेरित करने की कला का एक और रहस्य है छोटे छोटे कदमों की शक्ति को समझना। कई लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो वही छोटे कदम हमें बड़ी दूरी तक पहुंचा सकते हैं। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। इसलिए खुद को प्रेरित रखना सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक अभ्यास है। ये अभ्यास हमें हर दिन करना पड़ता है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत होती जाती है और धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि अब हमें आगे बढ़ाने के लिए बाहरी धक्का नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारे भीतर ही एक ऐसी लौ जल चुकी होती है जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। अध्याय 4, दूसरों की भावनाओं को समझना। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं। वो सामान्य से थोड़ा अलग लग रहा है। उसकी आवाज धीमी है, चेहरा गंभीर है और वो पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर रहा। अगर हम सिर्फ शब्दों को सुने तो शायद हमें कुछ खास महसूस न हो, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आ सकता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। शायद वो परेशान है, शायद दुखी है, या शायद उसे किसी की समझ की जरूरत है। यही क्षमता है दूसरों की भावनाओं को समझने की। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को महसूस करना, उसके मन की अवस्था को समझने की कोशिश करना। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि जो लोग दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं वे रिश्तों में अधिक सफल होते हैं। वे बेहतर मित्र बनते हैं, बेहतर सहकर्मी बनते हैं और बेहतर नेता भी बनते हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं भावनाओं से भी जुड़ता है। कई बार लोग अपने मन की बात सीधे शब्दों में नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखें, उनका व्यवहार, उनकी आवाज बहुत कुछ बता देती है। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल से घर लौटता है। वो सामान्य दिनों की तरह उत्साहित नहीं है, वो चुपचाप बैठ जाता है। अगर माता पिता सिर्फ ये कह दे कि जाओ पढ़ाई करो, तो शायद वे उस बच्चे की भावना को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वे उसके पास बैठकर प्यार से पूछें, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो बच्चा धीरे धीरे अपने मन की बात बताने लगता है। शायद स्कूल में किसी ने उसे चिढ़ाया हो, शायद उसे किसी बात का डर हो, या शायद वो किसी छोटी सी असफलता से दुखी हो। जब हम किसी की भावना को समझने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। सहानुभूति सिर्फ दूसरों को समझने का तरीका नहीं बल्कि भरोसा बनाने की शक्ति भी है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति हमारी बात ध्यान से सुनता है, हमें बीच में नहीं रोकता,
और सच में हमें समझने की कोशिश करता है, तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें लगता है कि हमारी भावनाओं की कद्र की जा रही है। हमें लगता है कि कोई हमें सच में समझ रहा है। यही भावना रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेकिन सहानुभूति विकसित करना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है और हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक गुस्सा कर देता है या कठोर व्यवहार करता है। अगर हम तुरंत उसे गलत ठहरा दें तो हम उसकी स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि शायद वह किसी दबाव या चिंता से गुजर रहा है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। सहानुभूति हमें ये सिखाती है कि हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई भावना होती है। जब हम उस भावना को पहचान लेते हैं तो हम अधिक संवेदनशील और समझदार बन जाते हैं। एक अच्छे नेता की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो अपनी टीम के लोगों की भावनाओं को समझता है। वो सिर्फ काम पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उन लोगों पर भी ध्यान देता है जो वो काम कर रहे हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी भावनाओं की कद्र की जा रही है, तो वे अधिक समर्पण और विश्वास के साथ काम करते हैं। इसी तरह हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में भी सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपने परिवार, मित्रों और साथ काम करने वाले लोगों की भावनाओं को समझने लगते हैं, तो हमारे रिश्ते गहरे और मजबूत बन जाते हैं। धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि दुनिया सिर्फ हमारे नजरिए से नहीं चलती। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, अपने संघर्ष होते हैं और अपनी भावनाएं होती हैं। और जब हम दूसरों की इन भावनाओं को समझना सीख जाते हैं, तब हम सिर्फ समझदार नहीं बनते, बल्कि अधिक मानवीय बन जाते हैं। क्योंकि अंत में सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ अपने मन को समझने में नहीं, बल्कि दूसरों के दिल को महसूस करने में भी होती है। अध्याय 5, रिश्तों को संभालने की कला। जरा सोचिए, जीवन में सबसे बड़ी खुशी हमें कब मिलती है? जब हम कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं या जब हम अपने प्रिय लोगों के साथ हंसते हुए पल बिताते हैं। सच्चाई यह है कि मनुष्य का जीवन रिश्तों से ही अर्थ पाता है। परिवार, मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी, यही लोग हमारी दुनिया को रंगों से भरते हैं। लेकिन इन्हीं रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां, गुस्सा और दूरी भी आ जाती है। यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का 5वां और अंतिम पहलू सामने आता है, रिश्तों को समझदारी से संभालने की कला। डैनियल बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझ लेता है, वही व्यक्ति रिश्तों को सही दिशा में ले जा सकता है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं चलते, वे विश्वास, सम्मान और समझ पर टिके होते हैं। मान लीजिए 2 मित्र कई वर्षों से साथ हैं। एक दिन किसी छोटी सी बात पर उनके बीच गलतफहमी हो जाती है। यदि दोनों अपने अहंकार में अड़े रहें, तो दूरी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वो मित्रता कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक शांत होकर ये कह दे, शायद हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक से समझा नहीं, तो बातचीत का रास्ता खुल जाता है। यही भावनात्मक परिपक्वता है। रिश्तों को संभालने की कला का पहला कदम है संवाद। जब हम खुलकर और सम्मान के साथ अपनी बात कहते हैं और उतनी ही ईमानदारी से सामने वाले की बात सुनते हैं, तो कई समस्याएं अपने आप हल हो जाती है। कई बार हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं। हम अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं और सामने वाले की भावना को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि सच्चा संवाद तभी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। एक और महत्वपूर्ण बात है धैर्य। हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी सोच, अनुभव और भावनाएं अलग होती है। इसलिए रिश्तों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को समझने के लिए समय देते हैं, तो संबंध मजबूत होने लगते हैं। रिश्तों को संभालने की कला में एक और गुण बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोत्साहन देना। जब हम किसी की मेहनत की सराहना करते हैं या किसी कठिन समय में उसका साथ देते हैं, तो वो व्यक्ति खुद को अधिक मजबूत महसूस करता है। उदाहरण के लिए, एक कार्यस्थल पर अगर नेता अपने साथ काम करने वाले लोगों को सम्मान और विश्वास देता है,
तो पूरी टीम अधिक उत्साह से काम करती है। लोग सिर्फ वेतन के लिए काम नहीं करते, वे उस वातावरण के लिए काम करते हैं जहां उन्हें सम्मान और समझ मिलती है। इसी तरह परिवार में भी छोटे छोटे शब्द बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद कहना, मुझे तुम पर गर्व है कहना, या मैं तुम्हारी बात समझता हूं कहना, ये सरल वाक्य रिश्तों में गर्माहट भर देते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यह भी सिखाती है कि हर संघर्ष का समाधान संभव है अगर हम शांत मन और खुले दिल से बात करें। जब हम गुस्से के बजाय समझ को चुनते हैं और आरोप के बजाय सहयोग को चुनते हैं, तब रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे हम ये समझने लगते हैं कि जीवन की असली समृद्धि केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। और जब हम अपने रिश्तों को समझदारी, सम्मान और सहानुभूति के साथ संभालना सीख जाते हैं, तब जीवन अधिक शांत, अधिक खुशहाल और अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। क्योंकि अंत में सबसे मजबूत वही इंसान होता है जो लोगों को जोड़ना जानता है और दिलों के बीच पुल बनाना जानता है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आपका स्वागत है, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए समय निकालते हैं। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और ऐसे जीवन बदलने वाले पाठों की जो आपकी सोच और व्यवहार दोनों को नई दिशा दे सकते हैं। नंबर 1, इन अ वेरी रियल सेंस वी हैव टू माइंड्स, वन दैट थिंक्स एंड वन दैट फील्स। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर दो तरह के मन काम करते हैं। एक मन सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। दूसरा मन महसूस करता है, यानी भावनाएं पैदा करता है। जब ये दोनों संतुलन में काम करते हैं, तब इंसान समझदारी से फैसले ले पाता है। लेकिन जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब हम जल्दबाजी में गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सोचने वाले मन और महसूस करने वाले मन के बीच संतुलन बनाना सीखें। नंबर 2, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट इजी। गुस्सा करना आसान है, ये तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सही समय पर, सही कारण से और सही तरीके से अपनी भावना व्यक्त करना ही असली समझदारी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यही सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में व्यक्त करना सीखें। नंबर 3, इफ योर इमोशनल एबिलिटीज आरंट इन हैंड, योर इंटेलेक्ट वोंट गेट यू वेरी फार। लेखक बताते हैं कि केवल तेज दिमाग होना ही काफी नहीं है। अगर इंसान अपनी भावनाओं को संभालना नहीं जानता, तो उसकी बुद्धिमत्ता भी उसे बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समझदारी के साथ साथ भावनात्मक संतुलन भी जरूरी है। नंबर 4, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स आर सोशल इंटेलिजेंस। दूसरों की भावनाओं को समझना और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, यही असली सामाजिक बुद्धिमत्ता है। जब हम लोगों को समझते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तब हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं और जीवन अधिक सुखद हो जाता है। नंबर 5, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब है तुरंत मिलने वाली छोटी खुशी के बजाय बड़े और लंबे समय के लक्ष्य को चुनना। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, वही अंत में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम द बुक। लेसन 1, पहले अपनी भावनाओं को पहचानिए। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, जैसे गुस्सा, डर या चिंता, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? ये छोटी सी जागरूकता आपको अपनी भावना का मालिक बना देती है, गुलाम नहीं। लेसन 2, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखिए। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत बोलने या प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए। ये छोटा सा विराम कई गलतफहमियों और पछतावे से बचा सकता है। लेसन 3, असफलता को सीख में बदलिए।
हर असफलता एक संकेत देती है कि कहां सुधार की जरूरत है। हार मानने के बजाय उससे सीखिए और फिर से प्रयास कीजिए। धीरे धीरे यही दृष्टिकोण आपको मजबूत और आत्मविश्वासी बना देगा। लेसन 4, दूसरों को सच में सुनिए। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो केवल जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। कई बार लोगों को सलाह से ज्यादा सिर्फ समझ और सहानुभूति की जरूरत होती है। लेसन 5, रिश्तों में सम्मान और सराहना दीजिए। छोटे छोटे शब्द जैसे धन्यवाद, आपने अच्छा काम किया या मैं आपकी बात समझता हूं, रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब लोग सम्मान और समझ महसूस करते हैं तो विश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। याद रखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक कौशल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। और जब आप अपनी भावनाओं को समझना, संभालना और सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तब आपकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। अब हम लोग इस किताब की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अब समय है इस पूरी किताब के संदेश को संक्षेप में समझने का। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें एक बहुत गहरी लेकिन सरल सच्चाई सिखाती है। जीवन में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितना समझते और संभालते हैं। हमने इस किताब में जाना कि हमारे अंदर 2 तरह के मन काम करते हैं, एक सोचने वाला मन और एक महसूस करने वाला मन। जब ये दोनों संतुलन में काम करते हैं तभी हम सही फैसले ले पाते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख पाते हैं। हमने ये भी सीखा कि अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना, कठिन परिस्थितियों में भी खुद को प्रेरित रखना और दूसरों की भावनाओं को समझना, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता के असली स्तंभ है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में विकसित करते हैं तो न केवल हमारे फैसले बेहतर होते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होने लगते हैं। धीरे धीरे हम अधिक शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक समझदार इंसान बन जाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई जन्म से मिलने वाली प्रतिभा नहीं है। ये एक कौशल है जिसे अभ्यास और जागरूकता के साथ सीखा जा सकता है। हर दिन थोड़ा रुककर अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों को ध्यान से सुनना और परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना, यही छोटे छोटे कदम हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और जब इंसान अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बना लेता है, तब वो सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि वास्तव में संतुष्ट और खुश भी बन जाता है। याद रखिए, असली ताकत सिर्फ तेज दिमाग में नहीं होती। असली ताकत इस बात में होती है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें सही दिशा दें और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता फैलाएं। क्योंकि अंत में वही इंसान सबसे ज्यादा सफल होता है जो सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी समझदार होता है।